Hello guys, welcome to our channel Line to Line Education. I am Shivi and पिछली दो वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो और उसके दो पार्ट हो चुके हैं। दोनों पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अपने देख सकते हैं। और आज हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे फूड प्रेजर्वेशन वाले टॉपिक से, बट उससे पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं हम। ठीक है, हमने क्या देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज़ दे कांट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट? सो दे कम इन फोर कैटेगरीज: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ and algae. And there is a special case of virus which is non-living which is non-living outside human body and living inside human body, so it spread. So we also talked about certain diseases जैसे dysentery, मलेरिया, प्रोटोजोन है, और टाइफाइड और टीबी हमारे बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, है ना। और हमने कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, ये कुछ डायग्राम्स हैं जो हमने देखे थे फंजाई के, बैक्टीरिया के एंड एल्गाई के और प्रोटोजोन के। और हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह रहते हैं, टेकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड रीजन टू हॉट स्प्रिंग्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बहुत यूज़फुल होते हैं, जैसे वो हमारे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड में यूज़ होते हैं, हमारे कमर्शियल यूज़ में भी हम उन्हें यूज़ करते हैं, और मेडिसिनल यूज़ भी होता है उनका, एंड वैक्सीन बनाने में भी बहुत यूज़फुल होते हैं, है ना। और इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लीनिंग द एनवायरनमेंट भी उनमें बहुत अच्छे से यूज़ आता है उनका। हमने कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ा था, जैसे जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो पैथोजेंस होते हैं, और जो कैरियर्स ऑफ दैट पैथोजेंस होते हैं वो जो इंसेक्ट जो पैथोजेंस को कैरी करते हैं वो कैरियर्स होते हैं। ठीक है, आज फिर मैं डिफरेंस बता दिया कि कैरियर्स और पैथोजन में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हमने देखा था कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं। ओके, और we have also seen malaria is caused by plasmodium, and dengue is caused by aedes, so they are virus। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि हमें मेडिसिन लेते समय कौन सी प्रिकॉशंस भी लेनी होती है। ओके, and we also seen certain diseases, human disease that is caused by microorganism like tuberculosis, measles, chickenpox, polio, cholera, typhoid, hepatitis and malaria। And also we have seen anthrax and Robert Koch ने जो हमारा बैक्टीरियम एंथ्रैक्स कॉज करता है, that is Bacillus anthracis, हमने उनके उसके भी बारे में पढ़ा था। that is a ह्यूमन एंड अ कैटल डिजीज़। एंड हमने कुछ प्लांट के डिजीज़ेस भी देखे थे, जैसे रस्ट वीट एंड सिट्रस कैंकर, एंड यू हैव सर्टेन येलो वेन मोजैक और भिंडी ओकरा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, हमने फूड पॉइजनिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा था, दैट इज़ कि जब फूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से स्पॉइल्ड हो जाता है तब वो से फूड पॉइजन हो जाता है। ठीक है, हमने पहेली का ये जब क्वेश्चन भी क्लियर कर देता है कि फूड पॉइजन कैसे बन सकता है। फूड इज़ नॉट अ पॉइजन, बट व्हेन इट इज़ अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट बिकम्स पॉइजन बिकॉज इट इज़ स्पॉइल्ड। ठीक है, एंड फूड प्रिजर्वेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो क्या होता है कि जब ये जो स्पॉइल्ड फूड है, जिसे हम कह सकते हैं पॉइजनड फूड, ठीक है ना, जो पॉइजन फूड होता है इसको हम, ये फूड वर्ड को पॉइजन होने से पहले कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, now let's continue by reading it. In chapter 1 we have learnt about methods used to preserve and store food and grains. How do we preserve cooked food at home? You know that bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and change color. Is spoiling of food a chemical reaction? अच्छा, इसमें बोल रहा है कि
जो हमें स्पॉइल्ड फूड की पहचान हो सकती है, हम उसको जान सकते हैं खाने से पहले। कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही रिवाइज करा है और हमने ये अपने चैप्टर के पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो मॉइस्ट ब्रेड होती है वो सर्टेन कंडीशंस, अगर वो जो ब्रेड होती है वो सर्टेन कंडीशंस में फंगस चढ़ जाती है उस पर, जो मॉइस्ट ब्रेड होती है, और उसे क्या बोलेंगे हम, स्पॉइल्ड ब्रेड, जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब फंगस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब फंगस ने उस हेल्दी ब्रेड पर जब अपना अटैक किया, दैट बिकम अ पॉइजन, दैट बिकम अ स्पॉइल्ड फूड। ऐसे ही क्या होता है कि जब भी किसी फूड पे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक होता है, तो हमें क्या होता है कि उस खाने में हमें बैड टेस्ट लगने लगता है, या उससे हमें सूंघने में ही अच्छी स्मेल आती नहीं है, दैट कंटेन्स अ बैड ओडर। ओके, अब इसमें पूछा, इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन? हाँ, केमिकल रिएक्शन होता है। कैसे होता है कि केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब कोई चीज़ वापस नहीं आ पाती है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी रिटर्नड, ठीक है, और दैट कैन नॉट बी रिटर्न, ठीक है। अब आपने देखा जो मॉइस्ट ब्रेड हमारी थी वो वापस तो आ नहीं सकती है, दैट मीन्स वो एक अच्छा हेल्दी ब्रेड, मतलब वो साफ़ सुथरा ब्रेड तो बन नहीं सकता है, वो फंगस जो चढ़ी थी वो जा तो सकती ही नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट्स अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। Now, Paheli कह रही है that she bought some mangoes, but later on she found that those mangoes were spoiled and rotten. But she knows that the mango pickle that her grandma makes doesn't spoil for a long time. She's confused now. She's confused that the mango that she brought from the market was spoiled after a few days, but that pickle from same mango that her grandma makes are not spoiled at that same time. So what is the thing, that there are certain chemicals in that oil which in which the pickle is kept, that there are certain things in that oil जिससे क्या होता है कि वो स्पॉइल नहीं होने देता है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रेजर्वेशन मेथड। अब इसमें फूड कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, पढ़ेंगे अब हम वो। केमिकल मेथड में क्या होता है, दैट सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि देर आर सर्टेन सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स जो खाने में मिलाए जाते हैं, सच एज पिकल्स इन दैट, सो जिससे हम ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है उसे चेक कर सकते हैं। देयरफॉर वी कॉल देम प्रिजर्वेटिव्स। ये जो लाइन थी हमने देखी थी, अगर आपको पेपर में आएगा कि डिफाइन प्रिजर्वेटिव्स, आप लिखेंगे देर आर सॉल्ट्स इन एडिबल ऑयल्स that are used as chemicals, generally chemicals that are used to check the growth of microorganisms. These substances, these salts and edible oils are known as preservative. अब these substances लेकिन ना, क्योंकि particularly they are not salts and edible oils, और भी चीज़ होती है, there are certain chemicals also, ठीक है, तो आप इसे ही मत लिखना। And then we found that there are certain chemical things that like sodium benzoate and sodium metabisulfite, which are chemically used as preservatives, and they're also put in jams and squashes. Jams and squashes are some sweet things, so yeah. now अब हमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट या मेटासल्फाइड बेंजो आई मीन सॉरी सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड की ज़रूरत नहीं है, हम घर पे भी फूड प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि हम सॉल्ट या शुगर मिला सकते हैं ना। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा। ना क्या होता है कि ये जो सॉल्ट होता है, सपोज दिस इज द object we are suppose yeah now I am writing, suppose this is the object which we have to preserve, suppose this is meat, right? So मीट में हम लोग सॉल्ट मिला देंगे, जिससे जो मीट का अब्जॉर्ब, जो पानी है मीट के अंदर, that the water inside the meat
इज बीइंग अब्जॉर्ब बाय द सॉल्ट। ठीक है, अब सॉल्ट मीट के अंदर का वाटर मॉइस्चर जो होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। अब मॉइस्चर ही अब्जॉर्ब करके क्यों वो प्रिजर्वेटिव बन गया? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा था कि वो वाटर पे ब्रीड करते हैं, तो क्या होगा इसमें, जब हम डिजीजेस पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि वो वाटर पे ब्रीड करते हैं ना। ब्रीड करने का मतलब है कि वो वाटर को प्रेफर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर लिविंग, दो दे आर एवरीवेयर, बट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर पे ब्रीड करते हैं, एंड दैट्स वाई वी अवॉइड कलेक्टिंग वाटर एट ओपन प्लेसेस। ठीक है, अब जो सॉल्ट होता है वो, अब देखो आपने, जब हम अचार खाते हैं तो अचार के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, इट्स लाइक 1% कह सकते हैं। मुझे ऐसे पता नहीं है अचार का इतना ज़्यादा केस, बट आई एम सेइंग दैट देर इज़ अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड, दैट वाटर इज़ नॉट इवन यूज्ड। तभी हम उसको धूप के अंदर सुखाते हैं, राइट? सो सबसे पहले, एंड देर आर सर्टेन मोर थिंग्स लाइक आंवला एंड टैमरिन, इनके सबके अंदर पानी होता है, तो उस पानी से हमें उस फूड को बचाने के लिए हम लोग सॉल्टिंग यूज़ करते हैं। सॉल्टिंग मेथड इज ऑल्सो यूज ना। सॉल्ट भी यूज़ हो सकता है, शुगर भी यूज़ होता है। लाइक नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम्स, jellies, squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content, which inhibits the growth of bacteria with spoil food. Now, just like salt, we can add sugar as well. Acha, you can't add sugar in salty things, like you can't add sugar in anything salty, right? So जैसे आपका jams होगा, squashes हो गया, which are sweet things, तो वो sweet भी हो जाएंगे और उन्हें हम लोग prevent भी कर लेंगे. That is prevention by sugar. इसलिए क्यों? क्योंकि sugar also absorb the moisture. Okay. ऑयल एंड विनेगर, हमने देखा होगा कि वेजिटेबल्स या हो गया, पिकल्स हो गया, वो ऑयल से प्रिवेंट किए जाते हैं। और हम लोग यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर भी हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं, बिकॉज विनेगर हमने there are certain fruits also which are being kept in kind of this, and use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. ठीक है, बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, लाइन को अंडरलाइन कर लो। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो होता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। कैसे हम हीट से और कोल्डनेस से फूड को ट्रीट कर सकते हैं टू प्रिवेंट देम फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने देखा होगा कि हमारी मम्मी जो होती हैं वो मिल्क को बॉयल करती हैं बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। येस, वी डू ना दैट, वी बॉयल मिल्क बिफोर getting it to a use, that we boil milk। और ऑब्वियसली हम कहते हैं ना कि पानी का ही केस देख लो आप, कि पानी हम कहते हैं ना कि यू शुड, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और समथिंग और कोल्ड और कफ, you should always drink boiled water, because boiling kills the bacteria inside it, so that you do not get any further infection or anything. So you should always prefer boiling things. तो बॉइलिंग किल्स मैनी बैक्टीरिया। हम खाने को ही क्यों उबालते हैं? बिकॉज हमें कुछ बैक्टीरिया जो उसमें नेचुरली प्रेजेंट होता है वो बॉइलिंग उसे किल कर देती है। ऐसे ही हम जैसे खाना बच जाता है या कुछ भी होता है तो हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, बिकॉज लो टेम्परेचर ऑल्सो किल्स। अब क्या होता है कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं हाई टेम्परेचर के, जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन लो में नहीं कर सकते, तो उनको तो हम कोल्डिंग टेक्निक से किल कर देते हैं। बट कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि वो लो टेम्परेचर में रह सकते हैं, बट वो हाई टेम्परेचर में नहीं रह सकते, तो हम उन्हें बॉइलिंग टेक्निक से किल कर देते हैं। ऐसे ही होता है हमारा हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है,
अब भूजू कह रहा है कि दैट द मिल्क दे बाय फ्रॉम द शॉप आर इन पैकेट्स, ठीक है, व्हाट इज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स आर नॉट स्पॉइल। वो कह रहा है कि जो पैकेट वाला जो दूध होता है वो स्पॉइल क्यों नहीं होता। फिर एक दिन उसने अपनी मम्मी से पूछा, तो उसकी मम्मी कहती है दैट मिल्क इज पास्चराइज्ड। व्हाट इज पास्चराइजेशन नाउ? Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है वो बिना हम लोग बॉईल करें या किसी भी टेक्निक को वो कैसे हम कह सकते हैं, दो वी ऑल्सो बॉईल इट, बिकॉज थोड़ा बहुत हमें डाउट रहता है, बट कुछ वैसा कुछ होता नहीं है दैट मिल्क गोज थ्रू मैनी सेफ सेफ safe ways, safe process that it is not disease causing or harmful for us, we can drink it. But जो दूध that we buy certainly from certainly that comes open, तो उस मिल्क को हमें बॉईल करना होता है, तो ओपन मिल्क हमें बॉईल करना चाहिए। Okay, so pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microorganisms. The process was discovered by Louis Pasteur. It is known as pasteurization. ना पास्चराइजेशन इसमें क्या है कि पास्चराइजेशन होता है जब आप एक सर्टेन अमाउंट पे मिल्क को कुछ समय के लिए, दैट इज़ 15 to 13 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं और फिर उसको सडनली यू केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर और अ कूल एरिया सो दैट इट विल बी चिल्ड। अब ठीक है, अब ऐसे क्यों कर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि certain bacteria live in hot conditions while certain bacteria live in cold condition। तो उन बैक्टीरियाज को हम ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस से किल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमारी पास्चराइजेशन में भी होती है कि दूध को हम गर्म टेम्परेचर पे भी रखते हैं ताकि जो ठंडे टेम्परेचर पे रहने वाले बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं, और जो हमें ठंडे पे भी रखते हैं वो जिससे हमारे गर्म रीजन में रहने वाले बैक्टीरियाज भी किल हो जाए। तो दैट इज़ अ सेफ प्रोसेस ना। हमने देखा ये जो नाम है पास्चराइजेशन, दैट नेम पास्चराइजेशन मीन्स समथिंग टू डू विथ पास्चर, दैट इज ऐसे याद कर लो, दैट इज इट इज़ डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, ठीक है। इसमें ईयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपको ईयर को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं जो पास्चराइजेशन हुई थी वो 1862 में, दैट वाज अप्रैल 20 1862 को डिस्कवर की थी लुइस पास्चर ने, ठीक है। नाउ वी हैव स्टोरेज एंड पैकिंग एज द नेक्स्ट टॉपिक। हमने देखा होगा कि जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं या हमारे कुछ फ्रोज़न फ्रूट्स आते हैं, दे आर कवर्ड बेसिकली, and even vegetables in today's time are sold in like mushrooms and baby corns. They're sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. Covered food हमें बोला जाता है that you should always eat covered food, right? That's why, because the attack of microorganisms always happens on an open food, ठीक है। बिकॉज अगर हमने जो मॉइस्ट ब्रेड का केस पढ़ा था, अगर उसी ब्रेड को हम कवर्ड एरिया में रखते हैं और चाहे रेन हो चाहे कुछ भी हो, दैट ब्रेड वुड बी सेफ, बिकॉज एयर टाइट कवर्ड अगर हम उसको रखते हैं तो इट विल बी गुड। नाउ विल नेक्स्ट रीड अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। ना हमने सारी प्रिजर्वेटिंग टेक्निक्स पढ़ ली, ठीक है। Now next topic we will gonna read now, that is nitrogen fixation। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, दैट टॉपिक समझ लो पहले इसका, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड से, बिकॉज इससे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं एग्जाम्स में। तो या फिक्सिंग नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन को कौन फिक्स करेगा, हम भी सोचेंगे भाई नाइट्रोजन को कौन फिक्स करेगा। तो नाइट्रोजन को किसी फॉर्म से किसी फॉर्म में फिक्स करना, दैट इज टू कन्वर्ट दैम, इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन।
Now you have learnt about the bacterium rhizobium in class 6th and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. अब सबसे पहले leguminous plants का मतलब समझो कि जो legume होते हैं, that is the pulses, है ना, like we have pulses, तो है ना, that means they are from legume family. Being from legume family means they produce some kind of beans, yeah, some kind of lentils in their when they are grown. So these are leguminous plants, and such as you have beans, pulses, peas, which have a symbiotic relationship. So what happens is that rhizobium bacteria, which we have learnt about, lives in the roots nodules. That is, suppose I'm gonna explain you by an diagram. That is, सपोज यहाँ पे मैंने एक प्लांट बना लिया, तो उसकी रूट नोड्यूल्स क्या हुए, ये उसकी रूट हो गई, और उसकी रूट नोड्यूल से रूट के नोड्यूल पे, नोड्यूल मीन्स इन द बाउंड्री और लाइंस और लाइक दिस. सो ये जो मैं लाइंस बना रही हूँ, ये दिस आर नोड्यूल्स. सो ऐसे ऐसे रहते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया. ठीक है, सच एज इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अब हमने पढ़ा हुआ है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं. दैट इज कि जब टू, you can say, two plants, yeah, two organisms live in a relationship, that suppose there are two organisms, organism A and organism B. ठीक है ना. अब जो A होगा, A ऑर्गेनिज्म में, हाँ, वो खाना प्रोड्यूस करता है, ए ऑर्गेनिज्म. और जो बी ऑर्गेनिज्म है, उसके पास अपनी खुद का शेल्टर है. दैट इज़, उसके पास शेल्टर है बट वो खाना नहीं प्रोड्यूस कर सकता. बट ए के पास खाना है बट वो शेल्टर नहीं है उसके पास. तो दे वुड डू, क्या करेंगे वो दोनों, कि दे विल लिव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि जिसमें क्या होगा कि जो ए होगा वो बी को फूड शेयर करेगा, और जो बी होगा वो ए को शेल्टर शेयर करेगा. दैट मीन्स कि ए या बी में से कोई भी एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकता है. ठीक है, जिसमें एक एक दूसरे को फूड दे रहा है, या एक दूसरे को कुछ भी दे रहा है, या दूसरा उसको रिटर्न में और कुछ दे रहा है जो उसके पास है, जो जो ए ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है ना. नो क्या होता है कि समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ lightning, but that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. अब वो क्या कहना चाह रहा है इसमें, that there are certain, what lightning does is, it's a very complicated process because it includes the concept of bonds and all. So I'm trying to explain you in a simple way that what happens is that the molecules of nitrogen are very kind of strong, you can say that. But lightning does what is, lightning is so hard that it breaks that molecule and then fixes नाइट्रोजन इन द फॉर्म. बट अब इसमें बोल रहा है कि नाइट्रोजन का अमाउंट कांस्टेंट रहता है. क्यों भाई, ये तो फिक्स कर रही है, बट नाइट्रोजन का अमाउंट कांस्टेंट कैसे रह रहा है, कि भाई मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है तो कुछ तो अमाउंट बढ़ेगा, राइट. सो अब जैसे आपने बोला कि सपोज देर इज़ अ बिस्किट, तो बिस्किट को अगर हम दो पार्ट में कर दोगे तो बन तो दो जाएगा, राइट, एक तो नहीं रहेगा. तो दैट बिस्किट इज, suppose that is nitrogen, that is playing as a role of nitrogen. Now that biscuit is one but is divided into two, but some amount हम कह सकते हैं बढ़ेगा, जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा जितना वो एक बिस्किट में कर रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा भी ऑक्यूपाई कर सकता है, राइट. तो उसमें भी कांस्टेंट ही रहेगी, बट कैसे रहेगी, यू मे वॉन्डर हाउ. लेट अस अंडरस्टैंड. बहुत सिंपल कंसेप्ट है यार, दैट नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. You can't be just like, you have to be there. I mean, you plants cannot just
take nitrogen as it is, as in the form. That's why they need to fix the nitrogen. है, अब वो कैसे कंज्यूम कर सकता है? अच्छा, पहले कंज्यूम करने इस बात से पहले हमने देखा था कि हम रूट नोड्यूल्स में कैसे आते हैं। मैंने आपको बताया था, शायद मेरी ड्राइंग से ना क्लियर हो तो आप इसमें देख सकते हैं कि these are certain root nodules of rhizonium bacteria. Okay, let me choose a different color so that you can see. These are certain root nodules. ठीक है, क्या होता है कि इन रूट नोड्यूल्स के बीच बीच में there are rhizobium. You can see a pointed one, I would say that these are certain rhizobium. ठीक है, अब हमने ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा। अब थोड़ा अपने पिछले वाले कंपाउंड्स पे आ जाते हैं। दैट plants and animals cannot take it like that. You have to be there, like certain bacteria have to be there to convert that form again into compounds of nitrogen, in which form the animals and plants can consume it. Now, once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Okay, so now जैसे ही compounds में convert किया, plants are now able to do the things. Okay, so what happens is that the compounds are consumable to the plant, but at the same time the actual nitrogen form is not consumable. Now nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and another compounds. ठीक है, अब नाइट्रोजन भी चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए, एंड दैट्स वाई प्लांट प्रोटीन्स के सिंथेसिस में नाइट्रोजन यूज होती है। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को प्लांट्स अब्जॉर्व कर लेते हैं एंड दे कंज्यूम इट। आफ्टर फीडिंग ऑन प्लांट्स दे गेट दीज प्रोटीन्स। animals feeding on plants they and other nitrogen compounds, they get proteins and other nitrogen compounds. ठीक है, ठीक है। अब इसी नाइट्रोजन जो प्लांट में गई थी रूट सिस्टम के थ्रू, उसी प्लांट को जब एनिमल ने खाया तो उस एनिमल को भी इन रिटर्न प्रोटीन और कैन से सर्टेन प्रोटीन्स एंड सर्टेन नाइट्रोजन कंपाउंड्स एनिमल को अपने मिल जाता है, अपने न्यूट्रिशन का जो पार्ट होता है। Now, when plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert nitrogenous waste into nitrogen compounds to be used plants again. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. अब हमने देखा कि जो एनिमल्स ने जो नाइट्रोजन कंज्यूम, जो प्लांट्स कंज्यूम किए जिनमें नाइट्रोजन थी, जब वो एनिमल्स या प्लांट्स मर जाते हैं, दैट इज व्हेन दे डाई, व्हेन दे किल्ड, व्हेन दे डाई, जो बैक्टीरिया, हमें पता है अगेन डिकम्पोजिशन प्रोसेस कम्स इनटू रोल इन दिस। जब वो बैक्टीरिया और फंजाई के से थ्रू डिकम्पोज होती है, तो दोज बैक्टीरिया व्हाट दे डू इज दैट दे put it in the soil में क्या होता है that they live in the soil and they convert this nitrogenous waste into compounds, and वो compounds फिर से plants यूज़ कर लेते हैं। किसके हेल्प से? राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गे या कुछ भी हमारे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोलॉजिकल फिक्सर्स जो होते हैं हमारे, एंड कुछ जो पार्ट होता है उसका वो एयर में चला जाता है ना अपने नाइट्रोजन की फॉर्म में, जिससे हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है वो कांस्टेंट रहता है। एज अ रिजल्ट अब देखो क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन कंज्यूम हो रही है, लास्ट में वो कुछ पार्ट उसका एयर पे जा रहा है, कुछ पार्ट उसका अगेन प्लांट पे जा रहा है। फिर वो जब प्रोसेस कंटिन्यू होगी, फिर जब प्लांट बनेंगे, एनिमल बनेंगे, वही पार्ट उसका दोबारा एयर में चला जाएगा या दोबारा प्लांट के पास आ जाएगा। ऐसे जो नाइट्रोजन का स्केल है वो कुछ और मोर और लेस कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ठीक है, अब ये टेबल जो है इसको समझेंगे, भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली अगर आपको बोला जाए कि यू शुड हैव टू एक्सप्लेन द नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल इन विद हेल्प ऑफ अ डायोग्राम, एंड
ठीक है। अब हम समझेंगे इसको, ठीक है। वैसे तो हमने समझ लिया है पूरा, ये जो हमने अभी पढ़ा है इतना बड़ा पैराग्राफ, उसी को ही यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। इधर लिखा है ना, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा ये लाइटनिंग भी प्रोड्यूस करती है कंपाउंड्स, हमने देखा अभी बॉन्ड्स वॉन्ड्स का तरीका हमारा, ये हमारी लाइटनिंग भी करती है। उसके बाद फिर कंपाउंड्स बन जाते हैं नाइट्रोजन के, जो प्लांट्स ले लेते हैं अपने कंपाउंड्स को, और उसके बाद जो उन प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स की जब डेथ होती है, वो नाइट्रोजियस वेस्ट अगेन कन्वर्ट्स टू कंपाउंड्स ऑफ nitrogen, and that compounds of nitrogen again goes to the air or in the plant form, and again it comes to the atmospheric nitrogen। तो बहुत सिंपल साइकिल है, बस ये आपकी दोबारा चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, तो कांस्टेंट ही रहेगा अमाउंट आपका नाइट्रोजन में। ओके, द चैप्टर इज देयर ऑन द एंड। ओके, तो लेट्स एंड द चैप्टर एंड एंड द वीडियो, बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, डेफिनेटली यू हैव टू हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज it's very needful, and please subscribe and please share this video so that your friends and so that आपके friends के भी concept clear हो जाए। And as we know that I am starting as my as I like to make people as I like to spread studies everywhere, spread my knowledge everywhere, so that everyone is happy, and I'm also happy. So please subscribe to my channel. Thank you, and please like the video if you like it. So we will meet in the next video with our question answers, and please definitely you have to revise everything that we have studied now. So yeah.